नमस्कार दोस्तों। साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक लीडर के द्वारा, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वार वेटरन भी है। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इनको पता नहीं कि इनकी पोजीशन कहाँ पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं, लेकिन उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स माल फंक्शन करने लग जाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम था चार्ल्स टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफ़ी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन पर। टेलर कहते हैं, बोथ माई कंपासेस आर आउट एंड आई एम trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land, but it is broken. I am sure I am in the Keys, but I don't know how far down. एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फोर्ट लॉडरडेल। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट के क्रू मौजूद होते हैं जिन्हें लगता है कि वो एक्चुअली ईस्ट में अभी है, इसलिए उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, डैम इट, इफ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट डैम इट। यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को लगता है कि उन्हें एक्चुअली वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए घर जाने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, All planes close up tight. We will have to ditch unless landfall. When the fast plane drops below 10 gallons, we all go down together. और इसके बाद पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि ये प्लेन्स कहाँ हैं या इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन कराया जाता है, उस टाइम का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की और ना ही किसी एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ पार्ट। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस जगह को आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज़्यादा प्लेन्स गायब हुए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा देश तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का ये एरिया है जहाँ पर ये लाई करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से 500 सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे, उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बॉडी की अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो एक आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री और आने वाले टाइम में कई नाम दिए गए इस जगह को। ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सार्गेसो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बर्मुडा ट्रायंगल नाम था, इसे एक्चुअली में पहली बार 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम से, विंसेंट एच गद्दिस नाम के एक आदमी ने एक आर्टिकल लिखा था 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। ये पहली बार था जब बर्मुडा ट्रायंगल नाम का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपेरेंसेस जो पिछले दशकों में हुई थी इस बर्मुडा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी। और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई थी कि कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे प्लेन्स और शिप्स जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि एक्चुअल में होता क्या है। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप जो उन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना चालू किया था। ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये शिप 4 मार्च 1918 को 306 लोगों के साथ बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर जा रहा था। लोगों के अलावा इसमें 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब करीब 9 दिन का टाइम लगना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप की तरफ से मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था शिप की तरफ से।
ये जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, कैसे इतना बड़ा जहाज गायब हो सकता है? पर इससे भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक मिस्ट्री है एलन ऑस्टिन की। साल 1881 में एक 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज ये सफर किया करते थे। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, अनआइडेंटिफाइड शिप, बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में ये जहाज बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन अंदर कोई भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था, कोई क्रू ही नहीं थी इस शिप पर। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा, जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। पहले उन्होंने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, कुछ रेस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से। लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया 2 दिनों तक। के बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा। इस नए जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर थी। उस समय लोगों को पायरेट्स का डर रहता था कि कहीं उन पर हमला ना कर दिया जाए पायरेट्स के द्वारा, जो सामान छीन कर भाग जाते थे। तो ये चीज तो इस जहाज के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो भी सारी वैल्यूएबल चीजें थी वो उसके अंदर सही सलामत थी। इसी रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूँ और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों जहाज के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से दिखाई पड़ता है वो जहाज। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं, पता लगता है कि फिर से उस जहाज में किसी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में भेजा था, अब वो अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जहाज वैसे का वैसा ही सही सलामत था। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की। कुछ और नए क्रू मेंबर्स को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद जब फिर से तूफान आया, सेम कहानी रिपीट हुई। एलन ऑस्टिन जब वापस आता है तो इसके ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या रीजन है, इसको लेकर काफी थ्योरीज बनाई गई। कुछ लोग एलियंस पर ब्लेम डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाजों को, इन प्लेन्स को उड़ा लिया होगा, अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह में समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर होता है जिसने इन चीजों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समुद्र इस तरीके का है कि सारे प्लेन शिप्स इसके अंदर गिर जाते हैं। ये वाले थ्योरीज तो बहुत ही अजीबोगरीब हैं, लेकिन हम उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी ज्यादा साइंटिफिक हो। एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में बात क्या है दोस्तों, धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कॉम्पस से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हो, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग है, जिसे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिस्टेंस है। लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप कॉम्पस का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल सेम पॉइंट पर देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइन्स। वैसे ये एगोनिक लाइन्स टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले 200-300 सालों में जो 0 डिग्री लाइन है वो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास रही है। दूसरा रीजन ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया जो है बहुत ही शैलो है। अगर आप सैटेलाइट मैप पर देखेंगे तो दिखेगा कि ये जो बहामास है यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स है, इसके आसपास ये कितना टॉर्कोइज कलर का दिखने लगता है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ ये समुद्र का ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी गहरा नहीं है ज्यादा। इसकी वजह से कहा जाता है कि जो पुराने टाइम पे जहाज आते थे वो अटक जाते थे यहाँ पर। तीसरी खास बात यहाँ पर जो हरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में। अगर आप देखोगे कि कौन से देशों में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं, चाइना नंबर 1 पे आता है, उसके बाद यूएसए एंड फिर क्यूबा आता है। और यूएसए में सबसे ज्यादा हरिकेन्स कौन सी स्टेट में आते हैं, फ्लोरिडा में, जो इसी एरिया में ही आता है। तो ये एक रीजन माना जाता है बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे। फोर्थ एक्सप्लेनेशन मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसे नाम दिया जाता है बैडर-मेनहॉफ इफेक्ट या फिर द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो हमें वो चीजें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगते हैं। ये बात सच है कि कई बड़े बड़े जहाज और विमान गायब हो गए बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अगर आपने नोटिस करने की कोशिश करी हो कि दुनिया भर की कई एरियाज में, कई समुद्रों में ऐसे ही जहाज और विमान गायब होते हुए मिले हैं जहाँ बर्मुडा ट्रायंगल नहीं था। असल में बात यह है कि लोगों ने जब बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री के बारे में सुना तो जो भी डिसअपीयरेंसेस हुई, जो भी ऐसी घटनाएं हुई, लोगों ने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया उन घटनाओं पर जो बर्मुडा ट्रायंगल में हुई थी। जर्नलिस्ट लैरी कूस, जिन्होंने किताब लिखी थी बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व, वो भी इसी सोल्यूशन पर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कई ऐसी घटनाएं थी जो एक्चुअली में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और भी पॉपुलर होने लगी तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करनी शुरू कर दी। मिस्ट्री मंगरिंग हुई यहाँ पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी, असल में कभी हुई ही नहीं थी। एलन ऑस्टिन की कहानी जो मैंने आपको बताई थी उसे ऐसे ही कहानी बताया जाता है। इन सब के बावजूद WWF ने जब अपनी डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करी थी 2013 में, वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग, तो उस टॉप 10 की लिस्ट में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। सो सिंपली कहे तो इन सारी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का बर्मुडा ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप पूछोगे अभी कि कोलंबस ने जो आग का गोला देखा था वो क्या था, फिर इसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिक आंसर है। साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक्चुअली में एक मीटियोर था जो कोलंबस ने देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।